बोल भी देना मुझे। तो बोल दो ना, पहले किसी को ना। आपके बीच में आज एक बेहतरीन शो होने जा रहा है। एपिसोड 69 यानी 70 में एकम 69 नंबर आपका ये कैफियत शो आपके बीच में शुरू करने जा रहा हूं। और ये शो इतने बड़े महान कलाकार हमारे बीच में, जिनका तारुफ मैं बहुत जल्दी आपके बीच में कराने जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि शुरुआत हो चुकी है हमारे श्रोताओं की, दर्शकों की। लीजिए एक छोटा सा तारुफ मैं इस बेहतरीन कलाकार का आपके बीच में पेश कर रहा हूं और प्रोग्राम की शुरुआत करने की इजाजत आपसे मांग रहा हूं। हेलो, आपका ये, मैं जेब्रा लेन से जा रहा था एंड इन बिटवीन इनकी गाड़ी आई और हर्ट किया मेरे राइट लेग पर। He's not hurt at all. आप कैसे कह सकते हैं मेरी गाड़ी ने आके आपको टक्कर मारी? क्यों? इतने सारे विटनेस थे, सो मेनी विटनेसेस। जो विटनेस है तो कहां पर है इस वक्त वहां? सबको अपना अपना काम है एंड इफ यू वांट दे कैन कम। एक मिनट। ए मिस्टर, ए यू, लाइसेंस कहाँ है आपका? यहाँ नहीं है। यहाँ पर नहीं? बैठो, डैडी कहते हैं। थोड़ा बुखार है आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे आना हुआ? अंकल मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने गन रखी। आर्म्स एक्ट में जो सजा देनी है दो, लेकिन मेरे ऊपर ताड़ा लगा दिया। देखो ना, आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है मैथिली के लिए और हम वहां नहीं होंगे। वेरी बैड। ये कोविड भी ना। ओके काका, आओ काका। क्या हुआ? क्या भगवान ने आपकी सुन ली काका? क्या? राजेश बाबू आपको साथ में चलने के लिए कह रहे हैं। दादर सच्ची? वेरी गुड, वेरी गुड। पापा सिर्फ आधा घंटा हमारे पास, जल्दी तैयार हो जाइए। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। मंच से टीवी, टीवी से बड़ा पर्दा और वहां से जो बेहतरीन कलाकारी आज हमारे बीच में है, यही कहते हुए एक ऐसा फनकार, ऐसा लगता है जैसे मेरे पड़ोस में मेरे रहने वाला मेरा आदरणीय भाई या मेरे पिताश्री का मित्र, ऐसा फनकार हमारे बीच में है। मैं स्वागत करता हूं आज मेरे 69वें शो में अंजन श्रीवास्तव जी, मेरे बड़े भाई का। पूरे हिंदुस्तान, पूरा दुनिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा न्यूजीलैंड आपका स्वागत करता है। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू मेरे आदरणीय भाई साहब। और प्रोग्राम की शुरुआत करने की आपसे इजाजत मांगता हूं। ये शो पूरा हिंदुस्तान में, पूरा न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में दिखाया जा रहा है। मैं आपका जिक्र करूंगा और इतना बड़ा कलाकार जिसको पूरी दुनिया में आज अंजन श्रीवास्तव एक नाम ऐसा है, अगर आप कहीं भी ओपन करते हैं तो हमारे बड़े भाई के दर्शन वहां होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा बड़े भाई, शुरू करता हूं प्रोग्राम को कि गाजीपुर की मिट्टी, जहां की महक आज भी आपके जहन में है और कलकत्ता के वो लोगों के आना जाना, वो ट्रेन, वो गाड़ियां, सब आपके जहन में है। और वहां और वो जो रंगमंच का रुझान वहां से जो आपके अंदर आया, और माँ जो कि एक फनकार थी, कलाकार थी, और पिताश्री कहते थे हमेशा पढ़ने को, ये कैसी शुरुआत हुई सर? ये तो 1968 से पहले की बात है। जी 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 जी, 90 से पहले। जी जी। वहाँ सवाल ही नहीं था कि सिनेमा और टेलीविजन और फिल्म के लिए बम्बई आऊंगा। हाँ, थिएटर की एक ललक आ गई थी अचानक, लिखने की एक इच्छा होने लगी। लिखता रहा स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, फालतू चीजें लिखता रहा जिसका कोई सेंस नहीं लग रहा था। ऐसी चीजें लिखने की आदत। सिनेमा जो पिताजी दिखाने ले जाते थे
उसकी कुछ छाप पड़ती थी। उसमें घूम फिर के बलराज साहनी का एक इम्प्रेशन पड़ गया था मेरे दिमाग में, और बलराज साहनी के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की मैंने मैगजीन के थ्रू जी, कलकत्ते में जानकारी। और इत्तेफाक ये था, जो होना था हुआ, कि बलराज साहनी सामने मिल गए शूटिंग में, कलकत्ते की एक शूटिंग में जी। और पहली बार उनको देखने का मौका मिला। बलराज साहनी के लिए एक श्रद्धा दिमाग में, दिल में उमड़ आई थी, और सामने देख करके और श्रद्धा बढ़ गई। और उनके बारे में जो जानकारी हासिल हुई, उससे थिएटर की ओर रुझान जो है, जो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, वो बलवती हो गया, काफी तेज आ गया, तेजी आ गई उसके अंदर। और बलराज जी के बाद फिर संजीव कुमार साहब एक दूसरे किरदार थे, जिन्होंने काफी दिमाग पे इम्प्रेशन डाला था कि एक ऐसा कलाकार जो देखने में हीरो नहीं है पर हीरो का काम कर लेता है। उस जमाने में हीरो का डेफिनेशन अलग होता था ना, आज का नहीं है। वो भी अभी भी है, वो छाप है लोगों के अंदर, बनाने वालों के अंदर। पर हीरो की एक शख्सियत, एक अलग लुक, प्रदीप कुमार एक ऐसी शख्सियत जो देख करके लगेगा आपको राजकुमार खड़ा है, राजा खड़ा है कहीं का। इस तरह का इंप्रेशन हीरो का होना चाहिए था उस जमाने में। उसको कहीं पर उन्होंने, संजीव साहब ने तोड़ दिया था जी। और वो इत्तेफाक से सिनेमा का एक ऐसा, और थिएटर का और एक्टिंग का एक ऐसा प्रभाव होता है कि आप अभिनय की तरफ झुक जाते हैं, ऑडियंस को पूरी अपनी ओर खींच लेते हैं अपने अभिनय से। जी 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 वो एक जबरदस्त चीज थी। उसमें न चेहरा दिखता है, न पर्सनालिटी क्या है दिखती है, सिर्फ चरित्र दिखता है। वो क्या चीज है, उसी की रिसर्च करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। और बड़े भाई मैं आपको थोड़ा सा फिर वहीं पहुंचाता हूं, क्योंकि मैं तो अभी अपने बड़े भाई को बचपन के रूप में देख रहा हूं। मैं वो पल जीना चाहता हूं, शायद आज तक किसी भी इंटरव्यू नहीं हुआ। आपके चरण स्पर्श करके आपको उसी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। और सचमुच आपके प्रति जो मेरी श्रद्धा है, पूरे हिंदुस्तानी आपको बहुत 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 प्यार करता है, आपको आदरणीय है हमारे। मैं आपको आज नमन करते हुए शो की शुरुआत इतने ढंग से करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कैफियत एक शो ऐसा है जो बहुत पारिवारिक है। मैं आपसे ये कहूंगा कि जब पिताश्री बैंक से लौटते थे और शाम को 5 बजे, तो बहन के पास बैठकर किताब पढ़ना डर के मारे, याद है आपको पल? हाँ। मेरी बहन की वजह से भी शायद मैं इस लाइन में आ पाया हूँ, क्योंकि वो लिटरेचर से कनेक्टेड थी, और एमए जो कर रही थी, पंडित विष्णुकांत शास्त्री उस समय होते थे उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और पंडित विष्णुकांत शास्त्री जो बाद में यूपी के गवर्नर हुए, शास्त्री जी के समय हिंदी का जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बड़ा जोरदार छाप पड़ा। हिंदी को लेकर के उन्होंने काफी मतलब चर्चाएं बढ़ाई, हिंदी का विकास बहुत किया उन्होंने उस वक्त। लैंग्वेज का, साहित्य का, हिंदी का मतलब हिंदी बोलचाल की भाषा नहीं, हिंदी साहित्य का। उसमें हमारी बहन थिएटर के बारे में पढ़ी, और उन्होंने कहा कि थिएटर एक जरूरी माध्यम है। मेरी बहन जो रीता श्रीवास्तव नाम है जी। तो उनका ये रुझान था, और पिताजी की जो है उनका रुख थिएटर की तरफ बिल्कुल नहीं था, इस विधा की तरफ था ही नहीं। उन्होंने, बहन ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया को ये अभिनय का कार्य करने दीजिए, इसमें बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि पहले इंप्रेशन ऐसे ही होता था पहले के जमाने में, और कोई भी गार्जियन अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है। उन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा था कि इस तरफ हमारा झुकाव ना हो, और वो झुकाव नेचुरल था, ईश्वर की दी हुई चीज थी, कोई उपाय नहीं था रोकने का, वो अपने आप ही आता है। और माँ और पिताजी के आशीर्वाद से ही जो कुछ बन पाया हूँ। क्या बात तो है। बड़े भाई मैं कह रहा था जैसे कि दीदी ने आपको प्यार दिया और पिताश्री को इस तरफ आने के लिए कहा कि आप वहां तरफ जाएं। मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। पिताश्री बैंक में थे, वो भी इलाहाबाद बैंक, मतलब खुशबू यूपी की आ रही थी वहां पर कलकत्ता के अंदर। इलाहाबाद बैंक में मैं भी काम करूं। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं इंजीनियर नहीं बन सका, साइंस नहीं पढ़ सका, तो उन्होंने कहा कम से कम इलाहाबाद बैंक में बीकॉम करके नौकरी तो कर।
जी, मैं वही कह रहा था, पापा ने कहा कि बैंक में मैं काम करता हूं इसलिए बैंक सबसे सुरक्षित है, कि तेरी पसंद क्या है, जो आपकी पसंद कुछ और थी, कि तेरी पसंद क्या है मुझे ना तू बता, दरिया में है तो पानी पसंद कर। मैं बैंक से आता हूं, तू भी इसी तरह बैंक जाना, मेरी ख्वाहिश ये है। क्या कहना चाहेंगे वो सर वहां पर आप? मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं साइंस भी पढ़ लूंगा, कॉमर्स भी पढ़ लूंगा, आर्ट्स भी पढ़ लूंगा, जो आप कहेंगे वो पढ़ लूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई चॉइस ही नहीं है, हम पे नहीं, क्योंकि जो चॉइस था मैं उनके सामने बोल ही नहीं पा रहा था, और उनको अंदाजा लग गया था कि मेरा चॉइस क्या है। जी जी, बोला ठीक है भाई, बीकॉम करो और बैंक में आ जाओ, उसके बाद जो मर्जी करना हो करो। अपनी तरफ से उन्होंने काफी एहतियात बरता हुआ था, और सही किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया। आज ऐसे गार्जियन देखता हूँ तो सही लगता है कि हाँ, अगर वो नहीं किए होते और बैंक में नहीं होता और बंबई में आकर के ट्रांसफर लेकर के नहीं आता, तो बेस बनाने में बड़ी तकलीफ होती, बहुत तकलीफ काफी तकलीफ हुई। जी, मैं बड़े भाई मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि पिता ने कहा तुम्हें कुछ भी, तुम्हारा बेस नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या तुम्हें नहीं मालूम, तो कैलकुलस की कठिनाइयां क्या कहना चाहेंगे आप? वो टीचर का डांटना, कैलकुलस का समझ में ना आना। नहीं नहीं, टीचर का डांटना नहीं हुआ, लेकिन बेसिकली मैं आ गया इस लाइन में। मैं थिएटर करना शुरू किया माताजी के इसके हेल्प से। ऑल इंडिया रेडियो पहले ज्वाइन किया कि कम से कम इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। ऑल इंडिया रेडियो के थिएटर ग्रुप में करते करते दीप नारायण मिठौलिया के संरक्षण में मैंने हिंदी के बहुत ड्रामे किए आकाशवाणी कलकत्ते में, और वहीं से मेरी मुलाकात कृष्ण कुमार जी से हुई। अदाकार रूप चलाते थे, और अदाकार के थ्रू मानिक चौधरी और दूसरे एक्टर थे जो मुझे कला मंदिर की तरफ ले गए। कला भवन एक ग्रुप था, उसमें गया, और जब मंच पर, कलकत्ते के मंच पर आया मैं, तो अपने आप मेरी खींचातानी शुरू हो गई और मुझे संगीत कला मंदिर में डाल दिया गया। बद्री प्रसाद तिवारी जी ने कहा कि नहीं, इसको यहाँ पर। जी जी जी। तो जब अब मैं देखा, लोगों ने तो कहा कि ये, किसी ने कहा भी कि ये अच्छे नस्ल का घोड़ा होता है तो थोड़ा सा भी चाबुक मारने से तेज दौड़ता है वो। मैं आगे बोलूं कि दिल तो कुलाचे भर रहा था मंच पर अदाकारी के लिए, और वो अदाकारी पूरे हिंदुस्तान पे मां शारदे के आशीर्वाद पे छाने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन वो बैंक का काम और या पिताश्री का वो जो सोच थी बार, लेकिन आपको बताऊं, आपके चाहने वाले मंच पे आने लगे हैं आपके बीच में। कह रहे हैं डॉक्टर अरुण पांडे, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और अभी अल्मोड़े में डॉक्टर हैं वो, और कोविड के पेशेंट्स के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है मेरे ब्रदर इन लॉ। वो कह रहे हैं ग्रेट शो, ग्रेट व्यक्तित्व। और पंडित विनीत जी, जो बहुत प्यारे इंसान है, न्यूजीलैंड से इस शो को, पूरे न्यूजीलैंड में दिखा रहे हैं इस शो को, वो कह रहे हैं ग्रेट 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 सर, आपके लिए 3 बार ग्रेट लिख रहे हैं। और अनिल चंद जी, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। आरती डांगर जी यूके से स्वागत कर रही हूं, यूके से है आरती डांगर जी, और मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जोशी जी, हरीश जोशी जी, जो कि बालाजी ग्रुप से हैं, और किस्मत टीवी, जो कि इंग्लैंड से है, शो को इंग्लैंड में दिखा रहे हैं, और गोगो रानी, जो पिक्चर की मुन्नी जी हैं, इस शो को हमारे प्रसारित कर रही हैं। तो बड़े भाई मैं आगे चलता हूं कि जब दिल कुलाचे मार रहा था और कलकत्ता के मंचों पर आने की जो आपकी बेहतरीन कोशिश थी, और आपकी उम्र भी शायद उस समय 20-22 के आसपास होगी, क्या कहेंगे उस समय आप कि क्या मतलब 21 ईयर? जी जी। तो वो जो मतलब एक खौफ भी है, मतलब मैं आपको थोड़ा और ले जाता हूं कि एक खौफ है पिताश्री का, उधर बहन का प्यार है, एक भाई है वो न्यूट्रल है अभी, वो कुछ ना तो हाँ है ना है, लेकिन बहन हमेशा एक भाई को बहुत प्यार से चाहती है कुछ ये अपने मन का कर जाए, और इधर पिता का खौफ, उधर बहुत सारे लोग चाहने लगे कि ये बहुत अच्छा घोड़ा है। माता तो कलाकार। जी जी जी, एक्टिंग का बैकग्राउंड और कल्चरल एक्टिविटीज का बैकग्राउंड वो मेरी माता जी का था।
जी उनके लिए बोलता हूं कि मेरे चेहरे पे छुपा है मेरी मां का चेहरा, मेरी आंखों से मेरी मां की महक आती है। सचमुच कलाकारी तो वहीं से आपके अंदर आई है। माता, उस मां को और पिता को आज मैं नमन करता हूं कि उन्हीं के द्वारा ये महान कलाकार हमारे बीच में, क्योंकि डिसिप्लिन आपके घर में जो था, उस डिसिप्लिन के कारण आज भी आपके अंदर जो मैं देखता हूं व्यक्तित्व, उसको मैं प्रणाम करता हूं पूरे हिंदुस्तान की ओर से, पूरे दुनिया की ओर से। और मैं थोड़ा सा आगे आपको ले जाता हूं। जब दिल की बात जुबान पे नहीं आ रही थी और चारों ओर से तालियां बजना शुरू हो गई थी, घंटी की आवाज मंच पर आने लगी थी, और अचानक एक बहन ने, कहते हैं बहन सर शब्द सर बहुत प्यारा शब्द है, उसके आंसू पोंछने का अंदाज बहुत अलग होता है। मैं एक शेर आपके लिए बोल रहा हूं, और उस बहन के लिए मेरी ओर से शेर है कि हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, तो राखी कौन बांधेगा। और उस बहन को मैं प्रणाम करता हूं कि उसने इस इतने प्यारे मेरे बड़े भाई को अपनी बाहों में लेकर ये बात पीठ में हाथ रखकर कहा, भाई तू अपना काम करते जा, मैं तेरे साथ हूं। वो मुंबई का रास्ता किस तरह से पिताश्री के, सच बताइए कि पिताश्री के सामने जब प्रस्ताव रखा, आपकी आंखें कैसी थी, झुकी हुई या पिता की तरफ देख रही थी या बहन की तरफ देख रही थी? मेरी बहन के डेथ के बाद मैंने पिताजी से कहा कि मैं सोच रहा हूं, पिताजी ने खुद कहा अपने से कि तुम बंबई जाना चाहते थे जी, तो मेरे ख्याल में 3 महीने के लिए हो आप। हमने 3 महीने के लिए, 3 महीने और भी लग सकते हैं। बोले नहीं 3 महीने देखो क्या होता है, नहीं तो फिर चले आना जी। हमने कहा चलो, एक पासपोर्ट मिला और मैं निकल पड़ा जी 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 बंबई। ना नौकरी थी हमारे पास, ना पैसे थे ज्यादा, ना पिताजी ने कुछ पैसे दिए थे मुझे जी। किसी दोस्त से 500 रुपया लेकर के मैं निकल पड़ा था, एक बेडिंग और एक सूटकेस लेकर के। और यहाँ आने के बाद जो स्ट्रगल हुआ वो मैं ज्यादा चर्चा में नहीं करता रहा। काफी लंबा स्ट्रगल चला यहाँ पर। थिएटर नौकरी पाना, वापस आना नौकरी, या रोज के खाना पीना रहने की व्यवस्था, और रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो वाज द ओनली वे आउट, जो थोड़ा बहुत कुछ मैं रेम्युनरेशन मिल जाता था। आकाशवाणी का ट्रांसफर ले लिया था मैंने तो यहाँ भी भारती और आकाशवाणी का प्रोग्राम मिल जाता था, लेकिन नौकरी नहीं आई थी करीब 6 महीने तक, और विदाउट पे था एक तरफ से, और ना ही कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट था। उन दिनों की स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त थी, 1978 के आसपास की। और उसके बाद मुझे टाइफाइड हो गया था, खाने की तकलीफ से बहुत तकलीफ थी, लेकिन वो निकल गया समय। और एक टाइम ऐसा आया जब यूनियन लीडर आकर के हमारे इलाहाबाद बैंक के कहा कि तुम ट्रांसफर लेना चाहते हो तो मुझे शूटिंग दिखाओ। और हमारे उस वक्त एक और सहारा था ऋषिकेश मुखर्जी का, जो जिनके घर आना जाना था, और उन्होंने मुझे खाना खाया क्या पूछते थे, लेकिन नहीं तो खाना इसको दे दो। तो इस तरह से समय गुजरता गया। देखिए बहुत सारी छोटी डिटेल्स है जो इतने छोटे से प्रोग्राम में, छोटे पीरियड में नहीं डाला जा सकता है, और उसकी जरूरत भी नहीं है। स्ट्रगल हर एक की जिंदगी में होता है, ऐसा नहीं कि मैं ही एक स्ट्रगलर हूँ, काफी लोगों ने स्ट्रगल किया है अपने अपने ढंग से, सबका अपना अपना ढंग है, जैसे सर्कमस्टांसेस रही है। तो स्ट्रगल के पीरियड में हाँ मैं थिएटर का दरवाजा ढूंढता रहा। सत्यदेव दुबे जी मिले, उन्होंने कहा मैं कोई थिएटर नहीं कर रहा हूँ। फिर हम दिनेश ठाकुर जी के ग्रुप में कोई 10-12 दिन वहां रिहर्सल की। जब तक मेरा इलाहाबाद बैंक का जब नौकरी वाला जो मामला आया तो मैं दौड़ करके गया ऋषिता के यहाँ। उनकी जो शूटिंग चल रही थी खूबसूरत फिल्म की, उसकी शूटिंग इन लोगों को मेंबर्स को दिखाया। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारा ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ, मैं जब तक यूनियन का नॉड नहीं होगा तब तक मेरा ट्रांसफर नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम लिख के देना होगा, तुम किसी तरह का प्रमोशन नहीं लोगे। हम क्या, मैं लिख के देता हूँ, मुझे कोई जैसा हूँ वैसे ही करूंगा, मुझे स्टेटस में हूँ उसी स्टेटस में रखिए, पर मेरी नौकरी आने दीजिए जहां आप चाहें। बोला आपके नजदीक कहाँ रहते हैं? हम लोग जूहू साइड में रहते हैं, तो लेकिन आपको कालीना जाना पड़ेगा, बांद्रा जाऊंगा मैं, आप दीजिए क्या बात है। और उसके आने के बाद थोड़ा सपोर्ट मिला मुझे, पर इस बीच में इप्टा का आना जाना, इप्टा थिएटर ग्रुप मिला मुझे, जहां लेट RM सिंह मिले, और उनकी वजह से मैं इप्टा के थिएटर ग्रुप में आज भी हूं। उन्होंने मुझे चयन किया, एक छोटा सा रोल दे के देखा उन्होंने, और उन्हें लगा कि ये
और भी काम की चीज है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का भी काम देखो, तुम बैंकर हो, ये हो वो, बहुत तरह तरह की बातें हुई। और इस तरह से इप्टा में आने के बाद एक उत्थान शुरू हुआ, जो करीब 1 साल 1.5 साल तक मैं डोलड्रम में पड़ा हुआ था, वो अपने आप चेंज आ गया। भाई मैं आपका ये संघर्ष, जैसे कि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत करता है तब देखा जाता है, उसके बीच का सफर कोई नहीं जानता। जब वो अपने मुकाम पर होता है, बड़े मुकाम पर, तब कहते हैं अरे ये तो हो गया, लेकिन बीच का सफर कोई नहीं जानता। देखिए आपके चाहने वाले क्या कह रहे हैं आपको। सौरभ सक्सेना जी कह रहे हैं वाह सर आपका स्वागत है। पम्मी नारंग जी जो कि एक अच्छी स्पीकर हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, स्वागत सर, प्रणाम है आपको। और आपको कृपेश जी कह रहे हैं मेरे बेटे का नमन, जो मेरा बेटा है अभी LLB कर रहा है, आपके चरणों पे है, मतलब वंदन कर रहा है, और LLB कर रहा है, वो भी 4th ईयर में है। और उसने वैसे गायकी, वो आज फिल्म इंडस्ट्री, उसके 2-3 गाने भी आए हैं। और जैसे मैंने किया है LLB कर लेना तो किया, अगर बंबई में कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो एफिडेविट करूंगा, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे हाथ में। जी। तो उसका मित्र है कृपेश, वो कह रहा है सर प्रणाम, घातक के धामू काका आपका स्वागत है। घातक के धामू काका आपको स्वागत है आपका। और कुसुम पटेल जी कह रही हैं स्वागत है सर आप। देखिए ये नई नस्ल भी आपको कितना प्यार देती है। अभी 20-22 साल का बच्चा है ये, और कह रहा है सर मैंने आपका घातक वाला कुएं का किस्सा पढ़ा था, प्लीज अपनी जवानी वो कुएं का किस्सा बता दीजिए। किसका किस्सा? कुएं का, घातक वाला कुएं का किस्सा। कुएं में हाँ, वो एक ऐसा मैं आ गया था शॉट, मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया गया। मैंने कहा कि भाई ये बड़ा रिस्की शॉट है, मैं एक्टर हूँ, ये एक्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन राज संतोषी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा कि नहीं आप चिंता मत करो, टीनू वर्मा है, वो गिरने नहीं देंगे। हम कहे बाबा टीनू वर्मा से ही डर लगता है मुझे। और उन्होंने मेरी टांग पकड़ी और कुएं में पूरा शरीर उन्होंने डाल दिया। ऐसा लगा कि अब खत्म हो गया मैं और उसमें गिर जाऊंगा, पर वो गिरने नहीं दिया उसने, टांगे उठा के ऊपर कर लिया। और उस टीम का हिस्सा था मुझे डराने के लिए, ये कुएं में डाल दूंगा। तो इस तरह के एक्शन बहुत सारे आए थे। मुझे एक सैल्यूट पिक्चर भी की मैंने, एक भोजपुरी पिक्चर में भी एक्शन आ गया था जिसमें अरुण गोविल ने मार दिया नाक में, नाक फूल गया था। और चाइना गेट में भी यही टीनू वर्मा आ गए थे एक्शन पार्ट। तो टीनू वर्मा बहुत जबरदस्त एक्शन टीचर हैं। और तो उससे डर तो लगता ही था, पर कर बैठा मैं जो करना था। मतलब आपको अमिताभ बच्चन बनाने की कोशिश थी कि आप फाइट भी करें। बच्चन साहब मैं नहीं हो सकता भाई, बच्चन साहब है, मैं कैसे हो? मेरा कहने का नहीं जी सर, मैं सर कह रहा था कि पत्थरों के शहर मुंबई में जब आप आए तो यही कहूंगा कि आपने कहा स्ट्रगल वाली बात सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सोने के चम्मच मिलते हैं, चांदी के चम्मच मिलते हैं, और उनको पता ही नहीं होता स्ट्रगल क्या है। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं जो बाहर से मुंबई में आते हैं, जी मुंबई में आते हैं, मैं तो कहूंगा कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वहां खुद ब खुद अपनी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, हम खुद ब खुद हमें डोर टू डोर घूमना पड़ता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो यही कहूंगा कि उस शहर में जहां केकड़े भी हैं जो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उस पत्थरों के शहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं वो लाइन अकबर की बीरबल को जो कहते हैं कि भाई तुम अपनी एक बड़ी लाइन खींचते रहो, दूसरे की लाइन क्या बात काटने की, क्या बात, लीजिए जो आपकी किस्मत में होगा उतनी खींच सकोगे आप। लीजिए एक सरप्राइज देता हूँ आपको। एक मिनट सर, गीता में भी यही कहता है कि आप अपना काम करते रहिए सिंसियरली, यू विल गेट योर रिजल्ट whether you get it or not, you do your job sincerely। क्या बात है खाली बोल जो काम आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं बैंक की, चाहे एक्टिंग कर रहे हैं थिएटर में, चाहे फिल्म में या टेलीविजन में, या गृहस्थी का कोई काम कर रहे हैं, जो काम आपने अपने जिम्मेदारी पे लिया है उसे सिंसियरली करेंगे, वही जीवन का मेन ध्येय है।
क्या बात है, उसी क्या से बात है। सारा सक्सेस मिलता है और अनसक्सेसफुल भी होता है आदमी, उसके लिए घबराना नहीं चाहिए भाई। जो लिखा है बिल्कुल सही, वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं बिल्कुल मिल सही। सकता है। बहुत जी सी जी चीज जी, मेरी बहुत ड्यू है, मुझे नहीं मिली तो क्या कर सकता हूँ? मैं अपना काम ना करूं, छोड़ दूं? नहीं सर, बहुत नहीं, अच्छा, प्लीज, बहुत बढ़िया मैं सर, बहुत अंत बढ़िया। तक लड़ता रहूंगा, अभिनय करता रहूंगा। मैं अपने गुरु से यही कहता हूँ कि मुझे अभिनय करने का काम जीवन के अंत समय तक चाहिए, वो मैं क्या करूँ। बात है, ईश्वर करे, ईश्वर करे। मैं इंदौर का गणेश मंदिर है खजाना, वहां से आपके लिए शुभकामनाएं मांगता हूं कि आप हमेशा सफल हो, और मैं तो कह रहा हूं बहुत लंबी उम्र और स्वस्थ मेरे बड़े भाई के लिए शुभकामनाएं मांगता हूं। लीजिए, एक सरप्राइज देने की कोशिश है आपको कि मैं आज कैफियत की महफिल में अपने बड़े भाई, एक ऐसा सरप्राइज शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए आपके लिए। নমস্কার অঞ্জনদা, কেমন আছি? ভালো। सतीश जी, अंजन श्रीवास्तव जितने बेहतरीन एक्टर हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी हैं। इनसे मेरी मुलाकात 1979 में एक बहुत बड़े रंगमंच में हुई। इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रंगमंच है। उस रंगमंच में हम दोनों ने बहुत सारे नाटक किए और मैं इनकी एक्टिंग का बहुत बड़ा मुरीद रहा, इंस्पायर्ड रहा। और मैं ही नहीं, हमारे जितने भी साथी थे, हम लोग जब ये रिहर्सल किया करते थे या शो किया करते थे, इनको बहुत ही गौर से देखा करते थे। ये इन्हें जो भी किरदार दिया गया, इन्होंने उसको बहुत ही शिद्दत से, सीरियसली और उसकी गहराइयों में घुस के, उसकी बारीकियों को देखते हुए उन्होंने उस रोल को निभाया है, जिया है। और जिस डायरेक्टर ने भी इनके साथ काम किया है, उन्होंने हमेशा इनको रिपीट भी किया है। जैसे कि ये इलाहाबाद बैंक में एम्प्लॉय थे और हम लोग टोटल उन दिनों स्ट्रगलर थे, तो ये हमारी बहुत मदद किया करते थे हर तरह से, खाना पिलाना खास करके था, ये अपने घर ले जाया करते थे हमें। तो मेरा इनके साथ एक पारिवारिक संबंध भी रहा है। मैं हमेशा इनको बहुत छेड़ा करता था, बहुत मजाक करता था, और कमाल की बात यह है कि मेरे किसी भी मजाक का या किसी भी छेड़ने का इन्होंने कभी बुरा नहीं माना, बल्कि मुझे कहा करते थे, बोल 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 बोल, आप कुछ कहना है नया, कुछ क्या, बता बता बता। तो इस तरह से हमने इनके साथ बहुत एंजॉय किया है थिएटर को। और कई बार तो मुझे जो रोल्स मिले उसमें मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा अंजन श्रीवास्तव टाइप का रोल है, उसको थोड़ा सा चिपका देते हैं। तो मैंने उनका थोड़ा स्टाइल भी लिया है। तो बहुत अच्छा रहा इनके साथ सफ़र हमारा। बस मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि अंजन जी की सेहत को, भाभी जी की सेहत को, अभिषेक जो इनके बेटे हैं, नुपुर, रंजना जो इनकी बेटियां हैं, और इनकी बेटी भी रंजना बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनके भी मैंने शो प्लेस देखे हैं। और इन्होंने अपना पूरा जीवन इप्टा को समर्पित कर दिया, अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया इन्होंने। तो बहुत ही शानदार इनके साथ मेरा सफ़र रहा। और मैं बस भगवान से यही इल्तिजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अंजन श्रीवास्तव की सेहत, भाभी जी की सेहत, इनके बच्चों की सेहत को अच्छी रखे, सेहतमंद रखे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय बाय। मुश्ताक भाई आपको बहुत प्यार करते हैं, सचमुच। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? यहाँ इसमें थिएटर ने मुझे बहुत से अच्छे डायरेक्टर दिए, जिसमें खास हमारे MS सत्यू साहब हैं, जिन्होंने जैसे कहा ना कि मेरी बहन ने हेल्प किया, उसी तरह से MS सत्यू ने कहा उस लड़के को बोलो उसको ये रोल दो। और फिर उसके बाद से बकरी नाटक से जो MS सत्यू साहब रिपीट करने लगे, तो अपने हर नाटक में उन्होंने मुझे एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया और अलग अलग रोल दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह कुंदन शाह ने सीरियल में दिया, फिल्मों में दिया। जिन लोगों ने पकड़ा, चाहे R.K. लक्ष्मण, चाहे कुंदन शाह हो, चाहे MS सत्यू साहब हो, सबका शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ बन पाया हूँ, इन सबका योगदान है, इन सबका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। ऐसे नहीं बनता आदमी, कोई बड़े की नजर पड़ती है तो बन जाता है। और हमारा जो ये कॉम्बिनेशन, मुश्ताक कह रहे थे कि सुधीर पांडे, मुश्ताक खान, अमृतपाल जी हुआ करते थे, वो ये नाटक
एक ऐसा था कि के अब्बास साहब बोलते थे कि अगर आपने सुबह का मॉर्निंग न्यूज पेपर नहीं पढ़ा है तो शाम को पृथ्वी थिएटर में जाके ये नाटक बकरी देखिए। ऐसा नाटक था हम चारों के कॉम्बिनेशन का, पॉलिटिकल सटायर था, और हर प्राइम मिनिस्टर को उतारने का मौका मिला। आज संजू का जो आपने एक किरदार दिखाया वो उसी की देन है, थिएटर इप्टा की देन है, बकरी नाटक की देन है, जहां से मैंने ये सब कैरेक्टर निकाला है, कैरेक्टर पाया है, करने की हिम्मत पाई है। जी 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 जी, क्या बात है। मैं जरा आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ कि जब नाटक मंच होने लगा, मंच के आप एक बेहतरीन कलाकारों की में आपकी गिनती आने लगी और बहुत अच्छे डायरेक्टर आपको मिल गए वहां, इप्टा में आपका एक बहुत बड़ा रोल हो गया। 2 दिन से ऋषिकेश मुखर्जी से शुरुआत की तो सब बड़े बड़े डायरेक्टर ही मिलते रहे। जी 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 जी, अपने से मिले, हम कहीं गए नहीं थे, अपने आप मिलते चले गए। ये ईश्वर की देन है, गुरु की देन है। मैं बड़े भाई, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि एक भ्रम था, जैसे कि आपको 3 महीने का टाइम दिया गया था कि 3 महीने का कमरा है, 3 महीने में खाली करना है, डिसिप्लिन आ गया वहां पर, पिताश्री की आदेश था। लेकिन वो जो एक भ्रम और था कि मंच पर काम करने से टीवी हो जाता है, वो क्या था सर? वो मंच पर काम करने से, जैसे मंच पर काम करिए, टीवी तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, मतलब मंच पर अगर आप आ गए तो मंच टीवी तक तो पहुंच ही जाएंगे, फिल्मों तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ एक था कि मतलब टारगेट नहीं था कि टीवी था ही नहीं उस समय, खाली फिल्में थी। जी जी जी, और फिल्मों का ये था कि फिल्म बंबई आने के बाद ऐसा लगा कि फिल्म आने से कुछ पैसे आप में आ जाएंगे, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन कैरेक्टर ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पर कैरेक्टर करे जो भी मिले, एक कोई कैरेक्टर जो भी मिले, पर कुछ पैसे जरूर आएंगे, इतना भी था। तो वो 3 महीने का जो था, थिएटर की 3 महीने का जो आपको रूम मिला था वहां रहने के लिए मुंबई, ठीक 3 महीने पर निकाल दिए गए हम वहां पे। और उसके बाद वहां से मेरी स्ट्रगल शुरू होती है कि मैं कहाँ रहूं, क्या खाऊं, किधर ये गुजारा होगा, किस तरह। वहां से शुरुआत होती है। उस बात को करीब 3-4 महीने निकल जाते हैं जी। और इधर उधर रहने से गेस्ट हाउसेज, रविंद्र जैन जी के पास भी गया, क्योंकि वो कलकत्ते में हमारे ग्रुप के थिएटर म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके, कि भाई कहीं रहने की जगह हो तो काफी लोगों ने कोशिश की। एक बीरेश्वर चटर्जी बोल के थे साहब, ऋषिदा के असिस्टेंट, उनके घर में छत पर रहने का मौका मिला एक दिन। एक दिन 2-2 दिन निकलता हुआ लास्ट में नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में एक पेइंग गेस्ट रहा और अपने दोस्त को कलकत्ते में कहा कि भाई हमको कम से कम कुछ पैसे भेजो, ताकि रहने का जो है, यहाँ जो पार्थो घोष डायरेक्टर हुए बाद में, पार्थो घोष के साथ रूममेट के हिसाब से मैं रहा, शेयर करते था। वो टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, मैं इलाहाबाद बैंक में नौकरी में लग गया था बाद में, तो दोनों हम लोग मिलके शेयर करते थे एक रूम। 500 रुपए का रूम 250-250 शेयर करते थे हम लोग उस जमाने। जी। That was 78 to 79-80 करीब था। जी। आपको जमाना था जब जी। नहीं, बोलिए। मैं कह रहा था सर, जैसे कि आपने वहां पर 3 महीने के बाद स्ट्रगल शुरू किया और आप बलराज साहनी को बहुत पसंद करते थे, और आपका जैसे कि एक सपना था कि मैं अगर ऑटोग्राफ लूंगा तो सिर्फ बलराज साहनी का लूंगा। कितनी बड़ी बात थी सर। उस समय एक रियल हीरो था बलराज साहनी, एक मतलब वो एक ऐसा व्यक्तित्व था, अगर फिल्म में आ गया तो फिल्म को देखने के लिए एक स्पेस, मतलब एक मास, जो कहते हैं ना कि बलराज साहनी मतलब एक उस समय सुपर हीरो कहते थे उनको लोग। और लेकिन क्या ऐसा था, मैंने बैकग्राउंड पकड़ा, संजीव कुमार और बलराज साहनी, ये बेसिक चीज कहां से आता है, वो अंदर मन के अंदर जो सबटेक्स्ट जिसको बोलते हैं लोग एक्टिंग फील्ड में, वो कहां से आ रहा है, वो सबटेक्स्ट था क्या जो इन लोगों को इंस्पायर करता था। मैंने देखा ये वही सबटेक्स्ट है जो मदर इंडिया बनाता है, इसमें वही बात है जो 2 बीघा जमीन बना सकता है। मैं 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी जो गाड़ी चलाते हैं बंगाल में, कहीं ऐसा तो नहीं वो पसीना गिरता हुआ आपने देख लिया हो गाड़ी चलाते हुए, उससे आपको प्यार हो गया? मैटर ऑफ फैक्ट रह जाएगा, वो सब देखने में मैं नहीं था। मैं था कि इनके पीछे जो शक्ति थी, वो क्या शक्ति थी जो इतना सहज अभिनय करते थे और बहुत बड़ी बातें शैलेंद्र के गीत की तरह से वो सिंपलिसिटी में जनता के सामने पहुंचाते थे।
वो बात थी अंदर का कन्विक्शन। और वो कन्विक्शन कहां से आता है, वो हमने इप्टा में पाया है, IPTA में, कि वो एक्टर के अंदर क्या चीजें चाहिए, किन चीजों की जरूरत है। फिर वही बात हो जाएगी, आप कहेंगे कि फलाना राइटिस्ट है या लेफ्टिस्ट है। नहीं, ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि किसी भी किरदार के लिए जीवन के किसी कैरेक्टर को पकड़ना है तो उस जीवन के चरित्र को जानना होगा, और उस जीवन में सोशल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। और यही कन्विक्शन लेकर के ये दोनों के दोनों एक्टर सामने आपके आते थे। यही चीज है जो 2 बीघा जमीन बनाती थी बिमल राय के पीछे होगी, यही बात होगी उन सारी चीज शैलेंद्र के पीछे होगी, यही बात जो है मदर इंडिया बनाने वाले के पीछे होगी। कोई वो ये नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं या नहीं, वो नहीं, ये एक थ्योरी है कि जीवन को चरितार्थ करेंगे किसी की जिंदगी को, तो उसकी जिंदगी क्या है ये तो जानेंगे। तो उसकी जिंदगी की जितनी गहराई में जाएंगे, जितना नीचे से जाएंगे, उतना सही चीज पकड़ पाएंगे। ऊपर देखेंगे तो सब शो बिजनेस दिखाई पड़ेगा, पर अंदर क्या है, एक हायर क्लास फैमिली में के अंदर, उसके अंदर क्या है, क्या सोचता होगा, कैसे वो बिहेव करता होगा, ये सब चीजें कहां से आएंगी। इसके बिना बलराज साहनी या संजीव कुमार की एक्टिंग नहीं की जाती। बड़े भाई, मैं आपसे बताऊं कि बलराज साहनी जी का तो आपने बताया, संजीव कुमार जी के बारे में गोफी पेंटर जी मेरे शो में आए थे कि किसी उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और संजीव कुमार जी ने उन्होंने बोला था कि जब मैं सोलो हीरो का काम करता हूं तो मैं 3 लाख रुपए लेता हूं, यदि मैं 4-5 हीरो के साथ काम करता हूं तो मैं 12 लाख रुपए लेता हूं। कारण यह कि मैं हीरो तो हूं नहीं, क्योंकि मेरा शरीर भी एक स्लिम ट्रिम नहीं है, लेकिन एक्टिंग करता हूं इसलिए मैं 12 लाख लेता हूं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये मैं नहीं जानता हूं कितना लेते थे वो, और इतना जानता हूं कि जो आदमी मनचली कर सकता है वो अर्जुन पंडित कर सकता है। ये बहुत क्या बात है क्या बात है, क्या आंसर है सर आप। जो शम्मी कपूर करते थे वो मनचली का गाना, हाउ टू पिक्चराइज सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, मनचली वाला कैरेक्टर, और कैसे अर्जुन पंडित का कैरेक्टर करते थे वो, कैसे शोले का वो ठाकुर करते थे, ठाकुर, वो इम्पोर्टेंट था। खिलौना फिल्म का वो मैट जो एक कैरेक्टर, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और सर वो एक दिलीप कुमार के साथ एक मूवी थी उनकी, जिसमें उन्होंने हाथों की चंद लकीरों का, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया था संजय दत्त के। जी। और सर आपको बताऊं, इंदौर के कैलाश राय जी जो कि बहुत अच्छे गायक हैं, वो कह रहे हैं सर ग्रेट सीन, ये सीन बहुत ग्रेट है। अनीस शेख जी जो कि सेधवा से हैं, वो इंदौर में आके बहुत बड़े शोध करते हैं म्यूजिक के, वो कह रहे हैं वाह सर। दीप सिंह रावत जी जो कि राजस्थान से हैं, उनका एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें बच्चे इस बार 99, 98 और 97% के बच्चे आए, और एक बच्ची ने 99% पाया है। उनका अपना स्कूल है इंदिरा के नाम से। वो कह रहे हैं जबरदस्त शो। संजय मुरलिया जी कह रहे हैं आज तक का बेस्ट कैफियत। अरे क्या बात है अंजन भाई, प्रणाम करता हूं आज 69 शो में मेरे। उन्होंने कहा कि आप जबकि कैफियत में आज बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हैं, तो ये उनका है। और आपको बताऊं कि ऐशा शर्मा कह रहे हैं न्यूजीलैंड आपको प्यार करता है, न्यूजीलैंड से आपको प्यार मिल रहा है बहुत सारा। जी सर, वहां हमारे गिफ्टा के आर्टिस्ट हैं राजन कपूर। जी न्यूजीलैंड में ही रहते हैं वो। जी इप्टा, जैसे कि इप्टा आपका कहते हैं कि आपने उसको जिया है, हिंदी में कहते हैं भारतीय जन नाट्य संस्था संघ, इसको हिंदी में यूं बोला जाता है, इंडियन इसको इप्टा को। और वहां अंजन श्रीवास्तव, भारतीय जननाट्य संघ जी, तो वहां पर जो है मैं यही कहूंगा कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। पहले आप तैयार थे, फिर इप्टा में आके अपने आप को आपने एक बेहतरीन एक कलाकार साबित किया। क्या कहना चाहेंगे इप्टा के बारे में? इप्टा देखिए, असल में हम क्या कहेंगे, इप्टा मेरे बारे में कह देगी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इप्टा आजादी के आंदोलन से शुरू हुआ। इसका ताल्लुक सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है, लोगों के अंदर जन जागरण करना, जनता के अंदर
एक भारतीय संस्कृति और भारतीय जो कल्चरल एक्टिविटी है उसको जिंदा रखना अब का कार्यक्रम है। पहले तो आज़ादी के आंदोलन में आज़ादी लेना ही मेन उद्देश्य होता था इप्टा का। 1942 से शुरू हुआ था, 1942 से अब 75 साल से ऊपर हो गए हैं। अब शतवार्षिकी हम लोग बनाएंगे आगे चल के। पर इप्टा में ने इतने बड़े बड़े लोग हैं कि जिसका नाम लेना बहुत कम समय है। बहुत बड़ा कैलेंडर है ये। मुंशी प्रेमचंद से लेकर के शुरुआत होती है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जहां से इप्टा की पैदाइश हुई। जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो अंग्रेजों के जमाने में जो लोगों के अंदर जन जागरण पैदा करने के लिए जो लोग लिखते थे, कहानी, नाटक और नाटक करते थे, वहां से पैदा हुई है। 1942 में नाटक करने के लिए जननाट्य आंदोलन का जननाट्य संघ बनाया गया और बाद में आजादी के बाद ये इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जननाट्य संघ बना। इसमें बहुत लोग हैं। इसमें किसका नाम लें? खयाम साहब का नाम लें कि सली चौधरी का नाम लें? किसका नाम लें? इसमें एन.टी. रामाराव का नाम लें? जी सर, कोई ऐसा नहीं बचा था। इंडस्ट्री की 99% लोग, बिमल राय कहें, ऋषिकेश मुखर्जी कहें, रॉय साहब कहें, बहुत लोग थे साहब, नचिकेता घोष, कानू रॉय, अचला सचदेव, सत्यन कप्पू, जो हमारे नाम ध्यान आ रहा है। जितने लोग आप इंडस्ट्री में देखते थे उस जमाने में, 70s में, 60s में, वो इप्टा से ही निकले हुए लोग थे, इप्टा के ही लोग थे। और आज भी परेश रावल नाम कहिए, चाहे देवेन भोजानी कहिए, ये जो इंटर कॉलेज इप्टा से कनेक्टेड थे सब कुछ। सत्यदेव दुबे जी भी इप्टा में नाटक कर चुके हैं। इप्टा एक ऐसी संस्था है जिसको मैं नहीं बता सकता। बाहर की यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में डिटेल्स है। इंडियन कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया, उसके बारे में जानकारी इप्टा ही देती है। और इप्टा की किताबों में जो जर्मनी में पढ़ाई जाती है, थिएटर वर्ल्ड में, रशिया में, जर्मनी में या विदेशों में, आपको लाइब्रेरीज में मिलेंगे। तो इंडियन पीपल्स थिएटर का एक छोटा सा अंग है। बंबई के एक सेक्शन में मैं हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहां पर। और ऑल इंडिया इप्टा भी जो यहाँ चलती है उसका भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मतलब हमारे जैसे लोग आते हैं और जाते हैं। जैसे मोतीलाल जी आए और गए, बलराज साहनी आए और गए, तो हमने बड़े बड़े किरदार आए और गए। हम लोगों का काम है योगदान देना। हम जब तक हैं तब तक हम जनता के लिए जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। अब सिंसियरली फिर से बताता हूँ, जो भी करेंगे सिंसियरली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। बहुत ईमानदारी से। सर अनिल भावस्कर की कह रहे हैं मेरे फेवरेट एक्टर हैं आप। उनके आप फेवरेट एक्टर हैं अनिल जी के, भावलकर जी, अनिल भावलकर जी। कृपेश जी कह रहे हैं गुजरात से प्यार है आपको? क्वेश्चन है यहाँ पर। क्यों नहीं है? और अहमदाबाद में शो करके आया हूँ शतरंज के। 5 तारीख को आप वहां शो में थे। बहुत बेहतरीन शो, सुपरहिट शो गया है आपका। जी जी जी। राजीव सिंह जी कह जी, पहले एक जमाने में सुधीर पांडे जी भी करते थे काका जी का रोल। जी जी, सुधीर पांडे जी मेरे शो में आ चुके हैं और मैं वही का हूं जहाँ के वो है। मैं उत्तराखंड का हूं, अल्मोड़े का, वो भी अल्मोड़े के हैं। आपको प्रणाम करता हूं मैं बड़े भाई के रूप में। तो राजीव सिंह जी कह रहे हैं सर मंच, फिल्म या टीवी सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं आप? दोनों को पसंद करते हैं साहब। काम उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। थिएटर में हम सब्जेक्ट चुन करके ऑलरेडी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें योगदान देते हैं। और टेलीविजन और फिल्म का जब आता है काम तो देखता हूं कि ये मेरे लायक है या नहीं। ज्यादातर मेरे लायक होता है वही ऑफर किया जाता है। और वो अगर पढ़ने के बाद लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, चाहे 2 दिन का ही काम हो, उसमें कुछ है तो मैं करूंगा। अगर कुछ नहीं है तो क्यों करूंगा। लेकिन थिएटर में जो काम है, जो हमारा अपना बनाया हुआ है, वो तो मैं करूंगा ही। जी जी जी। शतरंज के मोरे हो, कश्मीर हो, चाहे जो भी नाटक हो हमारा जो चल रहा है।
वीनस वीनस प्रोडक्ट के जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं पेज के न्यूजीलैंड से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पेज में आकर आपने हमारे बेहतरीन फनकार को आज देखा है। और अंजन जी, अब मैं थोड़ा सा आगे आपको ले चलता हूं। पिता ने ईमानदारी आपको संस्कारों में दी है और ईमानदारी के बल पर आपने मुंबई में अपना एक स्थान बनाया, जहां आपने 1 लाख रुपए लोन लिया मुंबई से, बैंक से, और उस लोन से आपने अपना घर बनाया और शुरुआत हुई एक नई जिंदगी की। और वहां पर जब आपने मैं ये कहूंगा मेरी भाभी को प्रणाम करते हुए कि पटना और यूपी और बंगाल जोड़कर ये घर बना है, और भाभी श्री मेरी पटना की हैं और बिहार की है, वो बिहार की हैं, आप यूपी के हैं और आप बंगाल में रहे, तो मतलब एक खूबसूरत सा घर बना है। और मैं आज भाभी श्री के लिए एक लाइन बोलता हूं, इस शो के बाद उनको सुना दीजिएगा कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। मुझे आज मैं याद दिला रहा हूं बड़े भाई को, शायद खो जाएंगे आप, कि जब आपके यार दोस्त आते थे, उसमें मुश्ताक भाई भी होंगे, तो भाभी श्री उनको खाना खिलाती थी। जी हाँ, हमारे घर से कोई आए तो खाए बिना नहीं जाती थी वो, उनको खाना खिलाने का बहुत शौक था है। जब भी कोई आए तो खाना खिला के उन्हें शांति मिलती, खुद खा के नहीं। जी, और दूसरी बात है कि उनके आने के बाद ही मेरी तरक्की जब से आई है तब से आज तक लगी हुई है। जितनी मेहनत मुझे पड़ती है उससे डबल मेहनत उनको पड़ती है, कि उनके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। ये जितनी भी एक्टिविटी हमारी हो रही है, ये बिकॉज ऑफ हर। ये थैंक यू, उनको प्रणाम करता हूं। और यही कहूंगा कि आपको इंडस्ट्री पूरी बलराज साहनी की परछाई कहती है। इस बलराज साहनी की परछाई को आज पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, पूरे इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश से आपको प्रणाम करता हूं, बलराज साहनी की आज परछाई को, जो आज हमारे बीच में है। क्या कहना चाहते हैं इसमें आप, कि आपको जो लोग बलराज साहनी की परछाई बोलते हैं? जब नहीं साहब, उतनी बहुत बड़ी बात है वो, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, अभिनय नहीं, सोशल वर्क भी काफी किया है, जो हम लोग नहीं करते हैं। वो मजदूरों के बीच, गुजरात में किसानों के बीच जाकर के काफी काम करते थे। कई बार जेल गए थे साहब, उनको निकालने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी को बोलना पड़ा था, मिसेस गांधी को, ही इज नॉट दैट एंटी नेशनल। तो उनको लोग नेशनल भी समझते थे, ऐसा काम करते थे, जहां जरूरत थी वहां लग जाते थे। जी। तो बलराज जी का योगदान, वो मैं बहुत छोटी सी, इतना छोटा सा कण हूँ, बलराज जी को नमन करता हूँ। वो हमारे महान कलाकार, अभिनय, सहज अभिनय। अब देखिए, जैसे मंचली कहा मैंने, इधर वक्त में जो गाना गाया है, ऐ मेरी जोहरा जबी, आज भी जवान है, आज भी जवान है। आप कंपेयर कर दीजिए दो। बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपको जिसके लिए हमारी जोहरा जमीन की तारीफ की है, धन्यवाद जी मधु श्रीवास्तव। जी। और मैं आगे ले चलता हूं, जिस व्यक्तित्व को आज मैं अपने कैफियत में लाया हूं, उसके लिए मुश्ताक भाई को थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं जी। आप इतना कीमती, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं आजकल, जिसके लिए बिजी है उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। बागले की दुनिया, जिससे पहचान आपको मिली है। और मैं यही कहूंगा, जैसे वो स्कूटर जब नहीं होता तो उसकी याद करना, जब तेल नहीं मिलता और तेल के ऐड आते हैं, उसके ऊपर कितने छोटे छोटे कटाक्ष आपने उस एपिसोड में, कितने जैसे लगता है जैसे हमारे घर में ये चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर बागले की दुनिया के लिए आप? कुछ जानना चाहते हैं बागले की दुनिया पर? जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपका जो जिस तरह से आप मतलब एक आम आर के लक्ष्मण जी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इसे बनाया। जैसे ब्रह्मा एक चीज सृष्टि करता है और उसको सजोया कुंदन शाह और रवि ओझा ने, और चुन करके कलाकारों की जब सिलेक्शन हो रही थी, उसमें निकाल करके उन्होंने मुझे सामने लाया। और एक एपिसोड के बाद उन्होंने ये बताया कि बागले का अभिनय कैसा होगा, किस तरह का होगा, किस स्टैंडर्ड का होगा। और वो जो उन्होंने बैरोमीटर बना दिया, वही बैरोमीटर मेरे लिए वरदान साबित हुआ, और मैंने उसको फॉलो किया और जनता ने उसे सहर्ष स्वीकार किया।
6 एपिसोड और 13 एपिसोड, 19 एपिसोड का कमाल है कि 32 साल के बाद भी आज लोग उसको देख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। छोटे छोटे मोबाइल में आपको भेजते हैं कि देखिए आज ये चल रहा है, टेलीविजन का चल रहा है, आज ये चल रहा है, बस स्टॉप का चल रहा है, जो भी है। तो जीवन के छोटी छोटी बातें, मैंने बताया ना कि अंदर क्या होना चाहिए, वागले का जो है कि क्यों मामूली आदमी के जीवन की छोटी छोटी चीजें वो जब तक आपके दिल के अंदर नहीं होगी तो एक्सप्रेशन में बाहर भी नहीं आएगी, उसको लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जब तक वो सामने नहीं आएगा जनता के दिल को छू नहीं पाता है वो। और आज भी वही काम करता हूँ, चाहे वागले की दुनिया का सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, मेरा लड़का भी वही कोशिश करता है जो रोल करता है, सुमित राघवन, ही इज आल्सो ट्राइंग हिज बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रोड्यूसर ने इसे उठाया है उसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबके बात की हिम्मत की बात नहीं है कि वागले की दुनिया उठा लिया और कर दिया, बहुत लोग फेलियर हो चुके। और साथ में राइटर्स का धन्यवाद देता हूँ और चैनल का, उस चैनल ने लिया इसे। बहुत सारे चैनल घबराते थे कि वागले की दुनिया बाबा कौन टच करेगा, पर सबने हिम्मत कर ली, पर चलता है। ये मैंने सोचा नहीं था कि 32 साल के बाद भी मुझे ये वागले की दुनिया फिर से करना पड़ेगा, पर इसके लिए बस एक ही चीज है, जिस गुरु ने मुझे पहला वागले की दुनिया दिया था उसी गुरु के आशीर्वाद से ये मिला है, ये सच्चाई है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे मैंने कहा वागले की दुनिया जैसा कुछ काम आता तो मजा आता करने में, तो वागले की दुनिया ही आ गया दोबारा। मैं चाहे तो मैं अपने गुरु की तस्वीर भी आपको दिखा सकता हूँ। जी रंजना, हेलो, मेरा मोबाइल किधर है? अरे यार, मेरे काम में रुकावट आ रही है, आप चले जाएंगे तो कैसे होगा? ये देखिए मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी की तस्वीर कहीं से दिखाई पड़ेगी ठीक से? जी अरे वाह, प्रणाम 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 प्रणाम। आप दिखाते हैं आपको दूसरी तस्वीर। अरे वाह, क्या बात है, प्रणाम करता हूँ इनको सर, जिसने इतना बेहतरीन तस्वीर में है, बस शरीर से नहीं है, ऑरा में है। अरे आपके जहन में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, उनको आप। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है। मैं सर दीक्षा ली हुई है सर। मैं आपको बताऊं, मैंने जो शो देखा है अभी लेटेस्ट वाला, पुराना भी देखा है। आप जो कह रहे हैं 32 साल, मुझे तो सर वहां लगा ही नहीं, आपकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं लगा मुझे वहां। वही एक्टिवनेस, वही सोचना, वही बोलना। सर मैं आपके लिए एक शेर बेहतरीन सा बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, भोर है सूरज से निकलते रहिए, भोर है सूरज से निकलते रहिए, तो गिरता है तो सुबह। आप ऐसा ना कहें, आप चक दे इंडिया देखेंगे तो उसमें वागले की कहीं छाप नहीं मिलेगी। जी, शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है, आप सूरज की तरह गिरते संभलते रहिए, सचमुच। और आपकी बेटी मुझे फोन भी कर रही है, मैं जल्दी ही इस प्रोग्राम को थोड़ा और वक्त लेके खत्म करता हूं, उनसे कहिएगा 5 मिनट और मैं लेता हूं। और आपको राजीव तिवारी जी कह रहे हैं, सर आपने दिलीप साहब के साथ दुनिया में काम किया है, कुछ शब्द बताएंगे आप? ना, उनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला मुझे। अच्छा। ऋषि कपूर का एक सीन किया मैंने दुनिया में, और दिलीप साहब के साथ काम करने का सौभाग्य सबको थोड़े मिलता है। मैं उनमें से उतना खुशनसीब नहीं रहा हूँ, उनके साथ काम नहीं कर पाया। पर दिलीप कुमार तो यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सर, यूनिवर्सिटी है वो तो। सर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप, दिलीप कुमार साहब ने एक कोर्स बना दिया एक्टिंग का, ये है दिलीप कुमार टाइप ऑफ एक्टिंग, जो रियलिस्टिक एक्टिंग से मिलता जुलता है। उसके थ्योरीज को कहीं फॉलो कर लीजिए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। सर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपका क्या कहना है? जो आजकल आउट ऑफ लव एक किया मैंने, बहुत अच्छा, वो किरदार बिल्कुल डिफरेंट है, वहां वागले नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, 5 एपिसोड में से 3 एपिसोड है, पर हैट्स ऑफ टू दैट डायरेक्टर तिमांशु धूलिया। ओह क्या डायरेक्टर है भाई, राजकुमार संतोषी, तिमांशु धूलिया। अरे वाह, क्या बात है। रिसेंटली
अभिषेक कपूर की फिल्म की मैंने, चंडीगढ़ करे इश्क, पंजाबी कैरेक्टर किया। अच्छा, रिलीज होने वाली है। अभिषेक कपूर बहुत बढ़िया डायरेक्टर। मुझे सर वो जब आपको रिलीज होगी सर तो मुझे वो भेजिएगा प्रोमो, मैं उसको आगे वायरल करूंगा, कोशिश करूंगा, जो भी मैं कर सकता हूँ। सारे लोग मुझे देते हैं, कोशिश कर, क्योंकि कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं है और साइलेंटली डायरेक्ट करके चले जाते हैं। जैसे थिएटर में थे श्यामानंद जालान, हमारे इप्टा में MS सत्यू, उसी तरह के कुछ डायरेक्टर साइलेंटली, ऋषिदा, वैसे ही ये भी अभिषेक भी वैसे ही हैं। कुछ नए डायरेक्टर आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अंजन भाई, मैं आपको एक दिल को छूने वाली बात अंत में कहना चाहूंगा आपसे कि आजकल ये ऑडिशन के नाम पर जो आप जैसे बीरबल जैसे जो मेरे शो में आ चुके हैं, बीरबल आप मतलब एक पाठशाला है। बीरबल जी ने 900 फिल्में की हैं सर, आपने आज 80-90 फिल्में की हैं। आप लोगों से कभी ऑडिशन 25 साल की उम्र के बच्चे या लड़का लड़की ऑडिशन लेने के लिए बात करते हैं तो कैसा लगता है आपको? ये बात गुफी पेंटल ने भी कही थी मुझसे। बोले सर, बता देता हूँ कि भाई मुझे ऑडिशन नहीं देना है, आप मेरा काम देख लीजिए, ये चल रहा है, इसमें आपको जमता है तो लीजिए, नहीं जमता तो छोड़ दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। एक सीधा सीधा उत्तर है कि मुझे ऑडिशन नहीं जमता कि 25 साल का कोई लड़का या लड़की मेरा ऑडिशन लाए जिसने कि 100 फिल्में की है। 40 साल का हो, आप ऑडिशन किस चीज का लेंगे ये बताइए। जी बिल्कुल सही कहा, बताइए। जो मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करूँ। किस चीज का ऑडिशन? चेहरे का लेंगे, एक्टिंग करता हुआ चेहरा लेंगे, या एक्टिंग करने का तरीका लेंगे, या अलग तरह का एक्टिंग है तो अलग अलग फिल्मों का नाम बता देता हूं या सीरियल बता देता हूं, देख लीजिए। आपको जमता है, आपके स्टोरी बोर्ड के साथ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो छोड़ दीजिए। जय राम जी की जय गुरु। बिल्कुल सही कहा। विक्रम गोखले जी से मैंने यही पूछा था। आपको बताऊं मैं वाकया क्यों कह रहा हूं, अभी बीच में विक्रम जी, सॉरी अपने बीरबल जी एक 3 पन्ने लेके बैठे थे, मोटा सा चश्मा लगाए, उम्र हो चुकी है उनकी, और उनका ऑडिशन लिया जा रहा था। तभी वहां पर हमारे एक बहुत अच्छे कलाकार है, फनकार है, योगी राज जी वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि बीरबल जी जैसे जिन्होंने 900 फिल्में की हैं उनका ऑडिशन लिया जा रहा है, तो उन्होंने उस बंदे को डांटा। बोले मालूम है कौन है ये, आप जानते हैं ना? बोले नहीं जानते। जानते नहीं तो बोले क्या ऑडिशन ले रहे हैं उनका? तो सर ऐसे लोग आ गए जिन्होंने सर फिल्में नहीं देखी उनकी, और वो वहां नहीं है, वो उनको कास्टिंग करने दे दिया। मैं कास्टिंग एजेंसी से बोल रही हूँ। अरे क्या बोल रही हूँ आप, क्या बोल उसमें जवाब क्या देता तो इंडस्ट्री का ये तौहीन हो जाता है कि भाई ये लोग जवाब नहीं देते हैं अच्छी तरह से। क्या जवाब दूं? सर चलते चलते 2 मिनट और ले रहा हूं। आपका फेवरेट डायलॉग एक सुना दीजिए जो आपको बहुत पसंद है, आपको दिल को छूता है और हमेशा। राधिका, राधिका कई तरीके से बोलता हूं मैं। राधिका, 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 ओ राधिका, हर एक्सप्रेशन का राधिका है वो। राधिका में सब कुछ। और कहाँ रोटी बेलन चलाने वाली औरतें हॉकी के मैदान में डंडा चलाएंगी, चक दे इंडिया का है जी। उसमें मीर रंजन नेगी जी मेरे जीजा श्री हैं, उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी। मीर रंजन नेगी जी के ऊपर आप जानते होंगे, जो हॉकी प्लेयर थे इंडिया के, उन्हीं के ऊपर मूवी बनी थी। वो इंदौर में ही रहते हैं सर, और कभी इंदौर आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी, आपके चरण स्पर्श करूंगा। और यही कहते हुए गया था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, गणपति के मंदिर में मुहूर्त हुआ था। अच्छा सर, खजाना मंदिर की बात कर रहे हैं क्या? या खजाना बड़ा गढ़ कहाँ पर हुआ था ये मुहूर्त? खजाना नहीं, खजराना मंदिर, 2 मंदिर है इंदौर में गणेश जी के। हाँ, एक बड़ा गणपति, हाँ बड़ा गणपति जी 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 जी। तो वहां पर न बोले जी कुछ कहा, शर्मा जी का प्रोड्यूसर शर्मा जी थे। सर मैं चलते चलते यही कहूंगा। जी 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 जी, मैं चलते चलते जी सर, क्योंकि मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि पापा को 1-1.25 घंटे का टाइम है, क्योंकि कल आपको शूट पर जाना है। बस चलते चलते आपसे एक बात और दिल की कहना चाहूंगा कि आपने इतनी बेहतरीन फिल्में की हैं,
रमेश तलवार के आपने लोक कथा और एक और द्रोणाचार्य, इतने अच्छे आपने नाटक किए हैं। और फिल्में की आपके गोलमाल, जिसे आज भी लोग याद करते हैं, बागले की दुनिया तो आपका हिट है। 80 से ज्यादा फिल्में आपने की हैं। मैं यही कहूंगा कि ऐसा महानायक यदि 180 फिल्में आपने की हैं और इतने सारे नाटक। जी जी, ये बायोडाटा है। जी 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 जी, क्या बात है। क्या बात है। और यही कहूंगा, इतना बड़ा नायक कि उसने कि आज भी जब उसको शाम होती है तो रंगमंच की घंटी उसे सुनाई देती है। उस घंटी के बिना वो जी नहीं पाता। वो टीवी के शो ना करे लेकिन रंगमंच के शो उसकी जिंदगी में शामिल है। और वो इस यात्रा पे, जिस यात्रा पे है इस जीवन की, हर पल उसमें वो रंगमंच में जीना चाहता है। सर, क्या कहना चाहेंगे चलते चलते कैफियत के लिए? कहना चाहेंगे कि ये थिएटर के ऊपर से बैन जल्दी से जल्दी हट जाए सरकार की तरफ से, ताकि पृथ्वी थिएटर या जो भी थिएटर वर्ल्ड है वहाँ लोग अपना थिएटर शुरू करें। बहुत सारे लोग जिनकी घर गृहस्थी ही चलती है थिएटर पर, मराठी थिएटर में, दे आर वेटिंग फॉर द नॉड, सरकार की तरफ से नॉडिंग हो तो थिएटर फिर से खुले। और हम लोग जैसे लोग, हम लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। एक अभी चल रहा है गणपति के ऊपर बागले की दुनिया में, उन थिएटरों के ऊपर, थिएटर कलाकारों के ऊपर जिनका गुजारा सिर्फ थिएटर पर होता है, उनकी घर गृहस्थी चलती है थिएटर पर। तो थिएटर, कृपया सरकार से अनुरोध है कि वो थिएटर चलाएं, खोल दें और वो अपना दूरी मेंटेन करें। 50% ऑडियंस ही सही, लेकिन कम से कम थिएटर चलना तो शुरू हो। यही कहना है मुझे, यही निवेदन है सबसे। सर, कैफियत के लिए कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? आखिरी लाइन, कैफियत जो आपने प्यार दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद देता हूँ कैफियत को कि आप पीछे पड़ करके मुझे आप ले ही आए यहाँ पर। मुझे 3 महीने से मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं लेट आया हूँ। नहीं, मुझे मेरे बड़े भाई का प्यार मिला है मुझे। आज सचमुच जरूरत पड़ेगी तो बोलिएगा, फिर मैं हाजिर करूंगा। जी जी, कैफियत के दर्शकों को खासकर मैं नमन करता हूँ। उनकी वजह से मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। चलते चलते सर आपको प्रणाम करता हूँ, उस चरणों को प्रणाम करता हूँ जिसने हमेशा कलाकारी के लिए अपना जीवन दिया है, उस पिता के और माँ के संस्कारों को हमारे बीच में दिया है। आपको पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से आपको सादर नमन करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इनको आज दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक बेहतरीन फनकार अपने बीच में देखा कैफियत शो में। और शुक्रगुजार हूं मेरे विनी भाई का और वीनस प्रोडक्शन का, उनके सभी देखने वालों का कि उन्होंने इस शो को बड़ा किया है। मेरे बालाजी प्रोडक्शन का, जिन्होंने हरीश भाई जोशी जी ने जिन्होंने इस शो को बड़ा किया है, किस्मत टीवी का जिन्होंने इस शो को इंग्लैंड में दिखाया है। और शुक्रिया अदा करता हूं मैं घोघो रानी मुन्नी जी का, जिन्होंने इस शो को बड़ा किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वो सभी लोग, दिलीप अरोरा जी, आपका स्वागत है और आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे शो में हैं आप। जितने भी श्रोता दर्शक मेरे शो में हैं उनको शुक्रिया कहता हूं। और मेरे साथ संजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाइफ सोनिका जी, शुक्रिया, आप देहरादून से मेरे शो को देख रही है। मेरे सभी घर वाले सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े थे आज, उनको शुक्रिया कहूंगा। ज्योति जी, शुक्रिया, मेरे शो में आप रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुमन पटेल जी, शुक्रिया आपको कि मेरे शो में आप रही। और आपको मैं रागिनी पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी आपको। कि किरण जी, आपको शुक्रिया कि आप मेरे शो में थी। और हरीश भाई हमेशा मेरे साथ, मेरे भाई, मेरा विनी भाई, शुक्रिया, आप मेरे साथ हो और आप जो मुझे प्यार देते हो उसके लिए दिल से शुक्रिया कहूंगा। दलीप जी, आपका शुक्रिया कि आप मेरे साथ थे और अंजन जी का आपने पूरा शो देखा है। यही कहते हुए आपसे विदा चाहूंगा। इस बेहतरीन शो को बहुत जल्दी एक बड़ा फनकार आपके बीच में होगा, जो कि कैफियत का एक और मेहमान आपके बीच में होगा। आज का शो बहुत बहुत बेहतरीन रहा। आज इतनी बेहतरीन बातें हुई कि वो शख्स जो कि हमारे दिलों पे छाया है और इतने वक्त से हमारे बीच में है और सालों से हमारे बीच में है, आज हमारे बीच में था अंजन श्रीवास्तव जी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे
साथ रहे और इस शो को बड़ा किया आपने। और यहीं से आपकी इस 69 ये अगला शो जो मेरा होगा वो शो होगा 70वां शो होगा। उसके लिए आपको बहुत जल्दी मैं आपके बीच में अपने पोस्टर से अपने मैसेज से आपको बीच पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे न्यूजीलैंड को धन्यवाद देता हूं।